हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 वैदिक गणित, जिसका अंक भार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का है। सारे उदाहरण जो हैं हमने देख लिए हैं, तो 1 बाय 1 प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से वैदिक गणित के प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न जो है आपका है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। निखिलम विधि हमने सीखी है उदाहरण में, तो फिर से देखते हैं कि निखिलम विधि से भाग प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप जो है ये भाग कर सकेंगे निखिलम विधि से। निखिलम विधि में सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना होता है वो होता है भाजक। भाजक जो है, हम यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक है 97। तो भाजक के अकॉर्डिंग हम लेते हैं आधार। भाजक के आधार पर ही हम आधार का चयन करते हैं। भाजक है 100 के आसपास में, तो यहाँ पर आधार कितना लेंगे बच्चों, आधार हो जाएगा हमारा 100। जब आधार तय हो जाएगा उसके बाद आप 3 खंड बनाएंगे। इस प्रकार से 2 खड़ी रेखाएं बनाएंगे जिनसे आपको 3 खंड प्राप्त होंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। प्रथम खंड में हम भाजक लिखते हैं और उसकी पूरक संख्या। अब पूरक संख्या ज्ञात करने का तरीका हमने देखा था कि अगर 97 भाजक है तो यहाँ पर आपको बनाना है आधार। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, आधार। तो 97 में क्या करें कि 100 बन जाए, तो 97 में आपको 3 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 2 जीरो हैं आधार में, तो 2 अंकों में ही पूरक संख्या लिखेंगे, जिसे हम विचलन भी कहते हैं। लेकिन विचलन और पूरक संख्या में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पूरक संख्या क्या होगी, 3 होगी। ये स्पष्ट है। पूरक संख्या निकालने का एक साधारण याद रखने का तरीका क्या है कि आपको नीचे जो है यहाँ पर कितना बनाना है, 100 बनाना है, ठीक है, यानी आधार बनाना है। अब 97 में 3 जोड़ेंगे तो आधार बन जाएगा। ये जो ट्रिक है, ये जो पूरक संख्या बनाने की ट्रिक है, ये निखिलम में और परावर्त योजित में दोनों में आपको काम में आएगी और आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ 3 प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। याद रखना है कि आपको नीचे कितना मिलना चाहिए, आधार बनना चाहिए। अब संख्या कम होगी तो वो जुड़ जाएगा और संख्या अगर 100 से बड़ी होगी तो वो घट जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आधार में कितने शून्य हैं बच्चों, आधार में 2 शून्य है, इसलिए इकाई की तरफ से भाज्य के 2 अंक यानी 4 और ये 5 तो हम लिखेंगे इधर, और बाकी के शेष अंक लिखेंगे इधर। इनको कैसे विभाजित किया है, जितने आधार में शून्य होते हैं, आधार में शून्य कितने हैं, 0 कितने हैं, 2 शून्य हैं आधार में, तो 2 अंक इकाई की तरफ से, ये दोनों अंक जो हैं आप तीसरे खंड में लिखेंगे और बच गए जितने भी अंक जो बच गए हैं वो आप मध्य खंड में लिखेंगे। ये परफॉर्मा जो है वो तैयार हो गया हमारा निखिलम विधि का। इसके बाद पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला क्रियापद ये है आपको कि जो पहला अंक है यहाँ पर मध्य खंड में, जो पहला अंक है 1, उसको यूं का यूं नीचे उतार लेंगे एज इट इज, बिना कुछ कैलकुलेशन किए 1 को नीचे उतार लेंगे। फिर क्या करना है आपको, इस 1 को इस पूरक संख्या से गुणा करना है। अब ध्यान दें बच्चों, पूरक संख्या को मैंने 0 3 लिखा है, 3 नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि हमेशा 2 जीरो हैं आधार में, तो 2 अंकों में ही पूरक संख्या लिखी जाएगी। अगर आधार में 1 जीरो होता, मतलब 10 आधार होता, तो पूरक संख्या 1 अंक में ही लिखनी पड़ती। तो जब 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 लिखा जाएगा। तो 1 को 0 से गुणा किया, यहाँ तो 1 का 1 मैंने ऐसे कैसे उतार लिया है, तो इसकी तो ये तो पद, ये स्तंभ तो खत्म हो गया। अगले स्तंभ से लिखना चालू करेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 3, 1 अंक के नीचे 1 अंक ही लिखेंगे। ये तीर का निशान आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि 1 के नीचे तो 1 आ गया। अब जो अगला 0 3 लिखेंगे वो अगले अंक से लिखेंगे। आगे क्या करना है, आगे आपको इस 2 को और 0 को जोड़ लेना है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस इस 2 को 0 3 से गुणा करेंगे, तो अब की बार 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक का बात क्लियर है बच्चों।
यहाँ तक ये जो मध्य खंड है ये आपको भागफल बताएगा। क्या देगा आपको? भागफल। और अंतिम खंड से जो मिलेगा वो होगा शेषफल। अब भागफल की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, अब शेषफल देख लेते हैं। यहाँ 5 और 6 कितना हो गया है? 11। इकाई की तरफ से जोड़ेंगे 5 और 6 11, हासिल की 1 और 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया है? 8। तो शेषफल में कितना बच गया है? 81। हमने भाग किसका लगाया? 97 का। ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि शेषफल जो है, शेषफल हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 81 की जगह 97 से बड़ी संख्या जैसे 99 आ जाता तो भाग एक बार और चला जाता। तो ये आपको यहाँ चेक करना है कि शेषफल हमेशा कम होना चाहिए किससे? भाजक से। तो ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, ये प्रक्रिया समाप्त हुई। इसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है? उत्तर लिखना है। भागफल, इस विधि, इस क्वेश्चन का जो भागफल होगा वो तो कितना होगा बच्चों? आप बता सकते हैं। भागफल जो होगा वो आ गया आपका मध्य खंड में, आपको मिला है 12। और शेषफल जो आपका होगा, शेषफल होगा आपका 81। समझ गए? तो ये था आपका पहला प्रश्न। चैप्टर फर्स्ट की प्रश्न संख्या 2 है। 311 में 8 का भाग लगाना है। ये आपको उदाहरण में भी दिया गया है, तो हमने ये पहले भी किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आप 3 खंड बनाएंगे। अगर भाजक 8 है तो आधार कितना होगा बच्चों? 10। आधार 10 होगा तो पूरक संख्या कितनी आएगी? 2। अब आधार में एक ही 0 है तो 311 का इकाई अंक तो इधर लिख देंगे 1 और बाकी के बचे हुए अंक बीच में लिख देंगे। फिर क्या करते हैं? पहला अंक एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 3 का 3 नीचे उतार दिया। फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6। फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 6 और 1 7। 6 और 1 कितना हो गया? 7। फिर 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूना 14। तो ये 14 इसमें 1 में जुड़ेगा तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। मैंने सर्किल क्यों लगा दिया है उस पर आप देखेंगे कि ये 14 जो लिखा जाएगा इस 1 के नीचे लिखा जाएगा। अब 1 के नीचे 2 अंक कैसे लिखें? तो आप ये माने कि 14 जो है वो एक संख्या है और उसमें 1 जोड़ना है, तो 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है बच्चों। अब विशेष बात मैंने अभी बताया कि हमेशा आपको चेक करना है कि आपका शेषफल भाजक से बड़ा तो नहीं है। यहाँ शेषफल भाजक से क्या आ गया है? बड़ा आ गया है। 15 शेषफल कैसे बच सकता है? हम 8 का भाग लगा रहे हैं किसी संख्या में तो 15 तो शेषफल नहीं बच सकता। हमेशा शेषफल जो होगा 8 से कम ही बचेगा। जब तक 8 से बड़ा आएगा तब तक तो भाग हम आगे लगा सकते हैं। तो 15 शेषफल अगर बचा है तो इसमें 8 का भाग और चला जाएगा। 15 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो भागफल में 1 जोड़ देंगे और इसमें से 8 एकम 8 घटा देंगे। तो भागफल तो फाइनली कितना आ गया आपके पास? 37 और 1 38। और शेषफल में कितना बच जाएगा? 7। हाँ अब ठीक है, 8 से कम बच गया 7। ठीक है। तो भागफल कितना आ गया इस केस में? इस प्रश्न में भागफल जो होगा आपका ये आएगा 38 और शेषफल जो आपका आएगा वो होगा 7। ये विशेष बात ध्यान दें यहाँ पर जो मैंने किया है कैलकुलेशन, इसको एक बार और देख लें। जब शेषफल बड़ा आ जाए भाजक से तो उसमें और लगा देते हैं। अच्छा लेट सपोज अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर 15 की जगह यहाँ 17 आ जाता, 15 की जगह, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के कुछ नया देखते हैं, 15 की जगह यहाँ 17 बच जाता तो क्या होता? 17 बच सकता था। 311 की जगह मान लो यहाँ पर 313 होता तो 14 और 3 17 बन जाता। तो फिर 8 का भाग एक बार नहीं 2 बार और चला जाता। देखो 8 दूना 16, तो फिर 17 में से 16 माइनस होते और यहाँ पर कितने जुड़ जाते? 2 जुड़ जाते। तो उस केस में अगर 313 होता यहाँ पर तो यहाँ पर 38 नहीं 2 जुड़ के 37 में 39 हो जाता और शेषफल में 1 बच जाता। तो समझ में आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न भी आपका निखिलम विधि से ही है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। निखिलम विधि में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? 3 खंड बनाने होते हैं। आप निखिलम विधि में ये जो गैप है थोड़ा सा बड़ा छोड़ें क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको नीचे पूरक संख्याएं लिखनी होती हैं। ठीक है। भाजक है 88, आधार कितना होगा बच्चों? 100। तो 88 से 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 12
तो हो गई आपकी पूरक संख्या। अब आधार में कितने जीरो हैं, आधार में 2 जीरो हैं, तो इकाई की तरफ से 2 अंक तृतीय खंड में लिख देंगे, यहाँ पर 2 अंक इकाई की तरफ से, ये वाले 2 अंक तृतीय खंड में लिख देंगे, और जो शेष बच गए हैं वो मध्य खंड में लिख देंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का अरेंजमेंट। उसके बाद पहला पद ये होगा कि 1 है जो हम नीचे ऐसे कैसे उतार लेंगे। 1 को 12 से गुणा करेंगे तो ये 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ा 0 और 1, फिर 1 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब तक कि लास्ट अंक के नीचे अंक ना आ जाए ये प्रोसेस हम दोहराते रहेंगे। अब शेषफल कंप्लीट हो गया है तो इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 कितना हो गया है, 5, और ये 2 और 1 3 और 1 4। तो ये तो आ गया आपका क्या बच्चों, भागफल, और ये क्या होगा आपका शेषफल। 45 जो है 88 से छोटा है, तो यहाँ पर करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ये वर्ग ज्ञात करने की जो विधि है आपके कोर्स में, उस विधि का नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र हम उदाहरण और परिचय वाले सेक्शन में सीख चुके हैं। हम यहाँ डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करेंगे। तो निखिलम द्वारा ये देखो आधार विधि है, यहाँ पर आधार कितना है 100, यहाँ पर उपाधार का कोई उपयोग नहीं होगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है बोलो, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यही होता है। और उपाधार अंक में क्या होता है, यहाँ पर उपाधार अंक से गुणा कर देते हैं इस वाले खंड में। तो यहाँ पर संख्या तो है 103 और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा आपका प्लस का 0.3। निखिलम में विचलन जो है बड़ी है तो प्लस का 0.3 लेंगे। तो संख्या हो गई आपकी 103 प्लस विचलन हो गया 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। अब विशेष बात ये ध्यान दें कि आधार में अगर 2 जीरो है तो यहाँ से कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 नहीं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो आदत में आप डालें, देखो मैंने यहाँ पर 0.3 लिखा है, तो 0.3 का स्क्वायर कितना लिख देंगे आप यहाँ पर 0.9, और ये हो जाएगा 106। यही आपका आंसर होगा। उधर से 0.9 आ जाएगा और इधर से 106 आ जाएगा। तो ये किसका वर्ग आ गया बच्चों, ये आ गया 103 का वर्ग। कौन सी विधि है ये निखिलम विधि है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 का वर्ग निकालना है आपको। तो देखिए बच्चों 95 में क्या करेंगे, संख्या तो कितनी हो गई बताओ, संख्या तो हो गई 95। आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा आपका 100, और विचलन क्या आएगा, विचलन आएगा आपका -5। 100 से कम है 95 तो -5 विचलन लेंगे। इसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 95 का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन। फॉर्मूला वापस से लिख देता हूं मैं, संख्या प्लस विचलन, ये तो हो गया आपका पहला खंड, और दूसरे खंड में आ जाता है विचलन का वर्ग, विचलन का स्क्वायर। तो संख्या तो हो गई आपकी 95 प्लस विचलन, तो विचलन या माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। देखो 95 प्लस -5, संख्या प्लस विचलन करेंगे ना तो +-5, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया है। तो ये तो हो गया संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। अब हमने ये सीखा है, बच्चों कि माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। माइनस की 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसको लिख सकते हैं -5 गुणा -5, और गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 5 25। तो संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा कैसा होता है, धनात्मक ही होता है। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 95 में से 5 गए तो कितने बच गए, 90, और यहाँ कितना हो जाएगा
5 का वर्ग 25, 2 अंक की लेंगे क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं बच्चों, 2 जीरो हैं, देखिए ठीक है। तो ये जो है आपका 90 25 किसका वर्ग हो गया, 95 का वर्ग हो गया, बड़ी आसानी से। जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा है 204 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सी विधि लगेगी, इसमें लगेगी उपाधार विधि। निखिलम में जो उपाधार विधि है, तो सूत्र क्या होगा उपाधार विधि का, किसी भी संख्या का वर्ग होता है उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। सिर्फ इस खंड में उपाधार अंक से आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। अब 204 का अगर वर्ग ज्ञात करना है आपको, 204 का वर्ग ज्ञात करना है तो संख्या तो कितनी हो गई 204। अच्छा उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा 2 गुणा 100, आधार तो हो गया 100 और उपाधार अंक हो गया 2, और विचलन 200 से कितना आ जाएगा 4, विचलन आ गया 4, उपाधार हो गया उपाधार अंक हो गया 2 और संख्या हो गई 204। तो सब कुछ लिख देते हैं, उपाधार अंक है 2, संख्या है 204 प्लस विचलन 4, 04 भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 204 और 4 208, 208 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 416 और 4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 16। इधर से दोनों अंक ले लेंगे 16 के 16 क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों 16, तो इस खंड से 16 ले लिया और इस खंड से ये आ जाएगा 204 प्लस 4 208, और 208 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 416। तो फाइनली आपको 204 का वर्ग मिल गया 41,616। चलिए 7th क्वेश्चन में भी उपाधार कितना होगा बच्चों, उपाधार होगा 2 गुणा 100, ये आधार हो गया और ये उपाधार अंक हो गया है। विचलन कितना आएगा बच्चों 7th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में है 225 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। किसका वर्ग ज्ञात करना है, 225 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 25 विचलन कितना हो जाएगा आपका 25, तो देखो वर्ग कितना आएगा, उपाधार अंक 2, संख्या 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक 25 का वर्ग। 225 और 25 कितना हो गया 250, 250 को 2 से गुणा करेंगे तो इधर वाले खंड में तो आ जाएगा 500 और इधर आ जाएगा 625 का वर्ग कितना होता है 625, इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से आपको 2 ही अंक लेने हैं, 2 अंकों का मतलब 25 ही लेना है, ये 6 इधर जाके हासिल में जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 506। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका 225 का वर्ग जो होगा वो आपका आएगा 50,625। तो ये विधि है निखिलम विधि, जिससे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको निकालना है घनफल। तो घनफल में भी वही आधार विधि और उपाधार विधि। घनफल का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमने निखिलम गुणन प्रसंक्रिया में सीखा है कि घनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। तो किसी भी संख्या का जो घन यानी क्यूब होता है, पावर 3 को क्यूब यानी घन कहते हैं, वो क्या होता है, पहले खंड में आएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। पहले खंड में क्या आएगा बच्चों, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। मध्य खंड में आएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और अंतिम खंड में आएगा विचलन का घन, विचलन का क्यूब। अब ये प्रोसेस करने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, संख्या कितनी होगी आपकी 15, 15 का क्यूब करना है। आधार कितना लेंगे बच्चों, 15 के लिए आधार हो जाएगा 10 और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में मान रख देते हैं।
फॉर्मूले में संख्या कितनी है। अब यहाँ उपाधार तो है नहीं, तो उपाधार होता तो इस खंड में उपाधार अंक के वर्ग से और मध्य खंड में उपाधार अंक से भी गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ उपाधार नहीं है तो ये आधार विधि है। ठीक है, संख्या हो गई 15 प्लस 2 गुणा 5, आप डायरेक्टली 2 गुणा 5 को 10 भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब। ये कितना आएगा बच्चों, 15 और 10 कितना हो गया, 25, 5 का वर्ग 25, ये 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 दिया, ये हो गया 75 ऑब्लिक 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 125, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो अब आधार में कितना जीरो है बच्चों, आधार में एक ही जीरो है, तो आपको इन दोनों खंड से एक एक ही अंक लेना पड़ेगा, बाकी के जो अंक हैं आगे वाले खंड में हासिल में चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये देखो बच्चों, यहां से जो है सिर्फ क्या लेंगे 5 ही लेंगे, तो उत्तर में जो है पहले सबसे पहले आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। उसके बाद ये 12 जो है इधर हासिल में जाके जुड़ जाएगा, 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, 87 का सिर्फ कितना लेंगे 7 और 87 का 8 जो है वो यहाँ पर हासिल में आ जाएगा, 25 और 8 कितना हो जाएगा आपका 33। तो आंसर जो होगा आपका वो कितना होगा 33 75। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये था घनफल ज्ञात करना, किसका घन निकाला है हमने 15 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 91 का घनफल ज्ञात। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में है आपको 91 का घनफल निकालना है। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है आपका संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये आधार विधि है। उपाधार विधि में यहाँ उपाधार अंक के वर्ग से और यहाँ उपाधार से हम गुणा कर देते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। अब यहाँ 91 के लिए जो आधार होगा वो होगा 100 और जो विचलन होगा वो होगा आपका माइनस का 9। 91 से कितना 91 100 से कितना कम है -9, तो रख देते हैं इसमें। संख्या हो गई आपकी 91 माइनस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि विचलन किसका है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 कितना हो गया बच्चों 18। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा -9 का स्क्वायर, 3 गुणा -9 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा -9 की घात 3। ये -18 कैसे आया समझ में आ गया होगा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 2 गुणा -9, तो ये कितना हो गया माइनस के 18 हो गए हैं। आगे चलते हैं, 91 में से 18 माइनस किए तो ये बच जाएंगे आपके 73। 9 नाम 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्ग में अभी अभी देखा है, और 3 से गुणा करेंगे 81 को तो ये हो जाएगा 243। -9 का क्यूब कैसे आएगा बच्चों, देखिए -9 गुणा -9 गुणा -9, तो देखो गुणा में 2 बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। तो 9 का वर्ग होता है 729, लेकिन एक माइनस और आएगा, तो -9 का क्यूब कितना होगा -729। यहाँ तक आने के बाद हम देखेंगे कि तीसरे खंड में माइनस आ गया है। इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले खंड से ये इसको क्या देगा उधार दे देगा। अब कितना उधार देगा वो देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आ गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले खंड में है 73, मध्य खंड में है 243 और अंतिम खंड में क्या आ गया है, अंतिम खंड में आ गया माइनस का 729। अब ये 243 इस 729 को उधार देगा, ये माइनस को रिकवर करने के लिए। तो कितना उधार देगा, एक उधार का मतलब होता है आधार। आधार कितना है बच्चों, आधार है हमारा 100,
तो 100 से इसका काम नहीं चलेगा, ये 700 × 29 है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 जब इसके पास आएंगे तब इसकी ये जो माइनस नेगेटिविटी है ये कंप्लीट होगी। तो ये इसको कितना उधार देगा, ये इसको उधार देगा 8, जो कि किसके बराबर होगा, 8 × आधार 800 के बराबर होगा। तो इससे 8 क्या हो जाएंगे, कम, भाई 8 इसने इसको दे दिए, इसके पास 800 आ गए। 800 में से जब 700 × 29 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 71। यहाँ 8 माइनस करेंगे, 71 बच जाएगा। 800 में से 700 × 29 के 71 बच गया। यहाँ 8 कम करेंगे तो आ जाएगा 235 और यहाँ पर बच जाएगा 73। आंसर लिखते समय प्रत्येक खंड से कितने अंक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो प्रत्येक खंड से आधार 2-2 अंक लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 71, यहाँ से आ जाएगा 35, ये 2 इधर हासिल में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 75। तो फाइनल जो आंसर होगा आपका 91 का घन वो होगा 75, 35, 71। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है 32 का घनफल ज्ञात कीजिए निखिलम उपाधार विधि से, और 208 का घन ज्ञात करना है। इसमें भी आपके लगेगी निखिलम उपाधार विधि। तो सबसे पहले तो उपाधार विधि का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। उपाधार विधि का जो फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए वो क्या होता है, ये होता है उपाधार अंक का वर्ग संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये तो होता है आपका पहला खंड। मध्य खंड में आएगा आपका उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग, और अंतिम खंड में आएगा विचलन की घात 3। ये फॉर्मूला बनाना हमने सीखा था निखिलम से, जब गुणन संक्रिया सीखी थी हमने परिचय वाले सेक्शन में। आप ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख सकते हैं। इसके बाद आपको दोनों प्रश्नों को हल करना है। तो इस फॉर्मूले को कर देते हैं हम थोड़ा सा साइड, दिख रहा होगा आई थिंक सबको। अब 32 का घन ज्ञात करने के लिए उपाधार कितना होगा, उपाधार होगा आपका 3 × 10। उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 3। ये तो आ गया आपका उपाधार। 30 के साथ विचलन अगर हम देखें, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन आ जाएगा 2। दोनों चीज़ें वहाँ पर फॉर्मूले हम पुट करेंगे। तो 32 का जो क्यूब है वो घन है जो किसके बराबर आएगा, उपाधार अंक का वर्ग। उपाधार अंक है 3 का वर्ग ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। 32 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन का 2 गुणा, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 ऑब्लिक उपाधार अंक कितना है 3 गुणा 3, ये उपाधार अंक भी 3 है, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन है 2 तो 2 का स्क्वायर, और वहाँ पर लास्ट में आएगा विचलन का क्यूब, तो 2 की घात 3, विचलन की घात 3। तो ये फॉर्मूला बन गया। 3 का वर्ग कितना होगा 9, 32 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 36। पहला खंड। मध्य खंड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और 3 तिया 9, 9 चौक कितना हो गया है 36, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। इसको गुणा कर लें 9 से, 9 × 6 = 54, 4 हासिल की 5, 9 तिया 27, 27 और 5 हो जाएगा आपका 32। आंसर लिखते समय आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो प्रत्येक खंड से 1 अंक लिखेंगे। यहाँ पर पहले खंड से लिखेंगे 8, दूसरे खंड से कितना आ जाएगा 6, ये 3 इधर हासिल में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 324 + 3 327। आंसर आ जाएगा आपका 32,768। समझ में आया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 208 का घन ज्ञात करना। 208 का घन ज्ञात करने के लिए जो उपाधार लेंगे हम 200 लेंगे, यानी 2 × 100। तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। विचलन कितना आ जाएगा 208 के लिए, विचलन कितना होगा, विचलन होगा आपका 8। फॉर्मूले में मान अगर पुट करें हम तो 208 का क्यूब किसके बराबर आएगा, देखिए फॉर्मूले में पहले क्या लिखा है, उपाधार अंक का वर्ग। तो उपाधार कितना है 2, 2 का वर्ग
ब्रैकेट संख्या, संख्या है 208 प्लस 2 गुना विचलन, विचलन का 2 गुना, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16। ये तो हो गया पहला खंड। मध्य खंड में है उपाधार अंक गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और लास्ट वाले खंड में आएगा विचलन का घात 3 यानी विचलन का घन। देखिए 2 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर 4, 208 और 16 ये कितना हो जाएगा 224 ऑब्लिक 3 दूना 6 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 वंटे 64 ऑब्लिक 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके फटाफट से हल कर लेते हैं। 4 को जब 224 से करेंगे तो 4 दूना 8 चौक 96, तो ये कितना हो जाएगा आपका 896। ये कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है कि आप इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को कितना फास्ट करते हैं। ये ओरल कैलकुलेशन होती है मौखिक, आप मौखिक ही इनको गुणा कर सकते हैं। 6 को गुणा करेंगे तो 6 को देखो इकाई से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 चंगे 36 और 2 कितना हो गया 38 और यहाँ आ गया 512। अब उत्तर लिखते समय कितने कितने अंक लेने पड़ेंगे आपको, देखो 208 में आधार कितना था 100, आधार में 0 है 2, तो प्रत्येक खंड से 2-2 अंक आप लेंगे यहाँ पर। तो 2-2 अंक जब लेंगे तो सबसे पहले उत्तर लिखते समय यहाँ से कितना आएगा 12, ये 5 हासिल में चला जाएगा, 384 और 5 कितना हो जाएगा 389, इसमें से 2 अंक ले लेंगे 89 और ये 3 इधर हासिल में चला जाएगा, 896 और 3 कितना हो जाएगा 899। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका ये आएगा। तो क्या आया बच्चों, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं आंसर। 208 का जो क्यूब आया है वो आया है आपका 8998912। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से घनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यहाँ से आपको ध्वजांक विधि से भागफल ज्ञात करना है। तो ध्वजांक विधि से भागफल ज्ञात करना हम सीखते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्वजांक विधि से भागफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 3 खंड बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 3 खंड बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार 2 खड़ी लाइन और 1 आड़ी लाइन खींच करके आप 3 खंड बना लेंगे। पहले खंड में हम लिखते हैं ध्वजांक, भाजक को तोड़ करके ध्वजांक और मुख्यांक के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 को मुख्यांक बना लिया है और 2 को ध्वजांक बना लिया है। आप चाहें तो 1 को मुख्यांक बना लें, 1 को मुख्यांक बना लें और 12 को ध्वजांक बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जितने अंक मुख्यांक ध्वजांक में होते हैं उतने ही अंक इकाई की तरफ से तृतीय खंड में लिखे जाते हैं और शेष अंक मध्य खंड में लिख देते हैं। जितने अंक ध्वजांक में हैं उतने ही अंक अंतिम खंड में लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है आपको 11 से भाग लगाना है सिंपली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टेप्स लिखनी है। पहली स्टेप क्या होगी, ये अगला क्वेश्चन बाद में देखते हैं। पहली स्टेप होगी आपकी कि 45 में आपको 11 का भाग लगाना है। सबसे पहले 4 में तो जाएगा नहीं, 11 का भाग पहला, सबसे पहला भाग जो लगेगा वो 45 में आपको भाग लगाना है 11 का। जब 45 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44, तो भागफल तो कितना आ जाएगा बच्चों, भागफल आ जाएगा आपका 4 बार और शेष कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपका 1, 44 और 1 45। तो भागफल को तो मध्य खंड में लिखेंगे और शेषफल जो बचा है जहाँ तक हमने भाग लगा लिया है उससे जस्ट अगले अंक के नीचे की तरफ लिखेंगे। तो 45 में तो हमने भाग लगा दिया है, तो 3 के जस्ट यहाँ पर आगे की तरफ आप इस 1 को लिख देंगे। अब नया भाज्य जो है, दूसरा स्टेप, नया भाज्य कितना हो गया है, नया भाज्य जिसमें हमें भाग लगाना है उसे भाज्य कहते हैं। तो नया भाज्य हो गया है 13, लेकिन अब संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि हमें भाग लगाना है 112 का और हम भाग बेसिकली लगा किसका रहे हैं 11 का। ठीक है, तो आपको संशोधन क्या है कि इस 4 को, यानी जो भी अंक यहाँ लिखा है जितनी बार पूर्व में हमने भाग दिया है उस 4 को इस 2 से गुणा करके, ध्वजांक से गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो 13 में से हम घटाएंगे तो इसे कहते हैं संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य।
जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, से डॉट करके भाज्य, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, ये 13 और इसमें से माइनस आप कर देंगे 4 दूना 8, 13 में से 8 गए तो कितने बच गए बच्चों, 5। तो तीसरा बिंदु क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा आपको कि आपको 5 में भाग लगाना है, किसका, 11 का। अब 5 में 11 का भाग कैसे लगेगा, 5 में तो 11 का भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाता है तो हम क्या लिख देंगे, 0 बार चला गया है और शेषफल में कितना बच गया है, 5 ही बच गया है। तो 5 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो भागफल तो कितना आ जाएगा, 0 और शेषफल कितना बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा। तो भागफल में तो हमने लिख दिया है 0। अब शेषफल को कहाँ लिखेंगे, अगले अंक के जस्ट नीचे, ठीक है बच्चों। अब ये भागफल का ये जो मध्य खंड है वो आपको भागफल का आंसर देगा और अंतिम खंड आपको शेषफल देगा। तो भाग की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, अब हम अंतिम खंड में पहुंच गए, मतलब वो शेषफल बच गया, लेकिन उसको भी एक बार क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा। तो शेषफल जो बचा है आपका वो कितना है, 52। लेकिन इसको संशोधन करेंगे तो इसमें से क्या घटाएंगे, 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 तो कितना होगा, 0। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट कितना बच गया है, 52 ही बच गया है, लेकिन यहाँ 1 आ जाता तो 2 एकम 2 आपको क्या करना, घटाना पड़ता। तो इस प्रक्रिया से इस प्रश्न का जो हल निकला है वो कितना होगा, भागफल तो आएगा आपका, हमें भागफल कितना मिला, 40, और शेषफल कितना मिला बच्चों, शेषफल मिला हमें 52, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1234 भाग 42, तो वही प्रक्रिया वही होगी, आपको 3 खंड बनाने हैं इस प्रकार से। भाजक को ध्वजांक और मुख्यांक के रूप में लिखना है, ध्वजांक ध्वज की तरह, तो ध्वजांक कहाँ होता है, ध्वज, ध्वज कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका कहलाएगा मुख्यांक। अब भाग लगाएंगे 4 का और इस 2 से करेंगे हम संशोधन। जितने अंक ध्वजांक में होते हैं उतने ही अंक भाज्य के अंतिम खंड में लिख देंगे और यहाँ लिख दिया हमने शेष बचे हुए अंक। अब देखिए इधर लिख देता हूँ मैं स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप होगा 4 का भाग लगाएंगे 12 में, 1 में तो जाता नहीं है तो दोनों अंक ले लेंगे 12 में। तो पहला स्टेप हो गया, 12 में लगाया भाग 4 का। तो भागफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप भागफल को या तो भागफल लिखें या भागफल को आप क्यू भी लिख सकते हैं, कोशेंट, ठीक है। तो भागफल कितना आ गया बच्चों, 4 तिया 12, और शेषफल कितना बचा, 0, शेष कितना बच गया, 0। तो भागफल हो गया आपका 3 और शेषफल हो गया 0, शेषफल को लिख दिया अगले अंक के पास में। अब नया भाज्य कितना हो गया, दूसरा स्टेप लिखेंगे, नया भाज्य कितना होगा बच्चों, बताइए। नया भाज्य होगा 0 3 यानी कि 3। अब इसको संशोधन करेंगे तो संशोधित भाज्य कितना होगा, संशोधित भाज्य 3 माइनस 3 दूना 6, ये कितना आएगा, -3। जब जब माइनस आ जाएगा तो वो जो स्टेप है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम माइनस में भाग नहीं लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली इसको काटना नहीं है, ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, क्रॉस का साइन लगा देंगे या लिख देंगे कि यह पद आपको निरस्त करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपने जो पिछले स्टेप में भाग लगाया है उसका जो भागफल है वो कम करना पड़ेगा। यानी आपने 3 बार जो भाग लगाया था पिछली बार, अब उसकी जगह 2 बार ही भाग लगाएंगे। तो देखिए 4 का भाग 3 बार लगाया था तो उसकी जगह कितनी बार लगाएंगे, 2 बार ही। तो 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा अब, 4। तो यहाँ इस पे एक सिंगल लाइन क्रॉस करके 2 लिख दिया और 0 पे सिंगल लाइन क्रॉस करके यहाँ कितने लिख देंगे, 4, कि भाई अब 0 शेषफल नहीं बचा, 2 बार भाग जाएगा। तो 4 दूना 8, तो 12 में से 8 गए तो 4 शेषफल बच जाएंगे। ये तक, यहाँ तक का चीज़ समझ में आई। इसके बाद में अगला स्टेप हम करते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। नेक्स्ट सेकंड के बाद थर्ड स्टेप क्या होगी बच्चों, अब नया भाज्य कितना होगा, अब नया भाज्य जो होगा वो 0 3 नहीं 4 3 यानी 43 होगा। अब इसको कर लेंगे संशोधित,
संशोधित करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 43 में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 43 में से 4 गए तो कितने बचे, 39। अब 39 में भाग लगाएंगे आप किसका, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36। कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36। तो भागफल तो आ जाएगा 9 और शेषफल कितना होगा बच्चों, शेषफल आ जाएगा आपका 3। 39 में से 36 गए तो कितने बच गए, 3। उस शेषफल को कहाँ लिख देंगे, अगले अंक के नीचे। भागफल की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब शेषफल को आपको क्या करना है, संशोधित करना है। शेषफल कितना बच गया है, शेषफल बच गया है 34। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, 9 दूना 18। कितना माइनस करना है, 9 दूना 18। तो 34 में से आप 18 माइनस कर लेंगे। तो 34 में से 18 गए तो कितने बच जाएंगे बच्चों, 16। तो भागफल तो कितना आ गया आपका, भागफल जो है वो होगा 29 और शेषफल कितना होगा बच्चों, शेषफल होगा आपका 16। तो ये था बैक प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं, बैक प्रोसेस। एक स्टेप बैक जाना, क्योंकि संशोधन करते समय नया भाज्य जो आया वो ऋणात्मक आ गया और ऋणात्मक आते ही आपको एक पद निरस्त करना पड़ेगा और पीछे जाकर के भागफल को कम कर देंगे ताकि शेषफल बढ़ जाए। और शेषफल बढ़ने से क्या होगा, आपको ये सुविधा मिलेगी कि जो संशोधन है वो ऋणात्मक नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब ये जो 2 प्रश्न हैं 14वां और 15वां, ये भी ध्वजांक विधि से है, लेकिन हम इसमें उपयोग करेंगे विनकुलम का। विनकुलम क्या होता है, विनकुलम हमें एक सुविधा देता है कि जो बड़े बड़े ध्वजांक हैं, जैसे यहाँ पर इसमें ध्वजांक बनाऊंगा तो बनेगा 8 और 7। तो बड़े ध्वजांक को हम छोटी संख्या में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से विनकुलम की सहायता से। अब 87 को आप बिना विनकुलम बदले करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए करते हैं, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप 3 खंड बनाएंगे। यहां पर 8 और यहां पर 7 लिखा हमने। एक अंक ध्वजांक में है तो इधर से एक अंक, ये 5 इकाई का अंक इधर आ जाएगा, बाकी के अंक बीच में आ जाएंगे 9, 8, 7 और 6। अब पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, देखिए पहला स्टेप क्या होगा, संकेत ये आपको कैलकुलेशन साइड में लिखनी है। आपको 8 का भाग लगाना है, तो 8 का भाग सबसे पहले किस में लगाएंगे, 9 में। 9 में ही 8 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा बोलो, क्वोशिएंट आ जाएगा 1, भागफल 1 और शेषफल यानी आर भी कितना आ जाएगा 1। 8 कम 8, शेषफल बच गया 1। भागफल को यहाँ लिख दिया 1, शेषफल को अगले अंक के जस्ट नीचे लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, नया जो भाज्य है वो कितना हो जाएगा, नया भाज्य 1 और 8 18। इसमें से संशोधन करेंगे, अब डायरेक्ट संशोधन कर सकते हैं आप, -7 गुणा 1, 7 एकम 7, कितना बच गया 11। अब 11 में भाग लगाएंगे वापस किसका, 8 का। तो कितनी बार जाएगा, भागफल तो वापस 1 आएगा, 8 एकम 8, और शेषफल कितना बच जाएगा, 11 में से 8 गए तो 3। फिर से यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और अगले अंक के नीचे क्या आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 3, अब नया जो संख्या है वो कितनी आ गई है, नया भाज्य कितना आ गया है 3 7 37। अब इसमें से संशोधन करेंगे तो 1 गुणा 7, 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 30। 30 में भाग लगाएंगे वापस किसका, 8 का। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो भागफल तो कितना आ जाएगा 3, 8 तिया 24 और शेषफल 30 में से 24 गए तो शेषफल बच जाएगा आपके पास 6। 24 और 6 30। तो यहाँ तो लिख दिया 3 और अगले अंक के नीचे लिख दिया हमने 6। अब नया भाज्य कितना हो गया, स्टेप नंबर 4 कितना आ गया बेटा 66। नया भाज्य आ गया है 66। 66 में से आप माइनस करेंगे 7 तिया 21, इस 3 और इस 7 का गुणनफल 66 माइनस 21, तो ये कितना बचेगा 45। 66 में से 21 गए तो कितना बचा 45। 45 में 8 का भाग लगाएंगे वापस, 45 में जब 8 का भाग लगाएंगे देखिए तो 8 पंजे 40, 40 बार चला जाएगा। पैंतालीस में जब 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा
8 पंजे 40 और शेषफल भी कितना बच जाएगा आपके पास 5। तो 5 बार भाग गया और 5 ही शेषफल बच गया। अब शेषफल वाले कॉलम में कितना आ गया बच्चों 55, लेकिन इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको संशोधन करना पड़ेगा। 5 संते 35, 55 से घटा दिए 35, तो कितना बच गया बच्चों 20। तो 1135 तो क्या हो गया आपका भागफल, और 20 क्या हो गया आपका शेषफल। समझ में आया। इसी प्रश्न को आप विनिकुलम मेथड से भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 87 को विनिकुलम में चेंज कर सकते हैं आप। 87 को विनिकुलम में चेंज करेंगे तो 7 को घटाएंगे 10 में से, 7 को 10 में से घटाया तो 3, और इस पे लगा दिया हमने विनिकुलम। और 8 का कर देंगे हम एकाधिक, 8 का क्या कर देंगे एकाधिक। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब खंड बनाएंगे आप इस प्रकार से तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 विनिकुलम आ जाएगा। वही 9, 8, 7, 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। फिर 9 का भाग लगाएंगे। अब क्या होगा विनिकुलम करने से क्या होगा, जब हम संशोधन करेंगे तो वो घटेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कभी भी आपको उल्टा बैक प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको भी फटाफट से हल कर लेते हैं। 9 का भाग लगाया, 9 में कितनी बार गया, 9 का भाग लगाया हमने 9 में कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार। 1 बार भाग चला गया, कितना बचा 0। आगे कितना नंबर आ गया आपके पास सेकंड नंबर पे 8। 8 को संशोधन करेंगे 1 तिया 3, तो ये हो जाएगा 3 विनिकुलम। लेकिन ये विनिकुलम और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमें फ़ायदा हो गया कि ये कभी भी छोटा नहीं आएगा, माइनस में नहीं जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा ये 11। 11 में फिर से भाग लगा दिया 8 का, तो कितनी बार जाएगा 8 का भाग, 8 एकम 8, और शेषफल कितना बच गया 3। नया भाज्य कितना हो गया 37। 37 माइनस 3 एकम 3, तो वापस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 40। 40 में हम भाग लगा देंगे 8 का, कितनी बार हो गया 5 बार। 8 पंजे 40। ठीक है, 5 बार भाग चला गया और 0 शेषफल बच गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 4। नया भाज्य क्या होगा 6। नया भाज्य क्या आएगा आपके पास 6। अब संशोधन करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 करेंगे तो ये जुड़ जाएगा आपके पास 5 तिया 15। 15 और 6 कितना हो गया है 21। भाग लगाएंगे 8 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 8 दूना 16, और ऊपर शेषफल बच जाएगा 5। शेषफल बच जाएगा आपके पास 5। कितना हो गया है 55। माइनस संशोधन करेंगे तो 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 55 और 6 कितने हो जाएंगे 61। इस प्रकार से आप विनिकुलम में बदल करके भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसको हम विनिकुलम में चेंज करते हैं और पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर जो भाजक है 15वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भाजक है वो कितना है 879। इसको विनिकुलम में बदलेंगे तो पहले अंक को 10 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 1 विनिकुलम। दूसरे अंक को 9 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 विनिकुलम। 9 में से 7 गए 2, और लास्ट वाले अंक का एकाधिक, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 9। 2 विनिकुलम 1 विनिकुलम। यही प्रश्न जो है हम उदाहरण वाले में सेक्शन में भी देख चुके हैं। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो 32 है ये एक्स्ट्रा है, गलत छपा हुआ है। आप भी अपनी किताब में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्वजांक और मुख्यांक लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। अब 2 अंक यहां पर हैं तो प्रश्न के 2 अंक उधर लिखे जाएंगे और बाकी के अंक मध्य खंड में लिख देंगे। अब पहला भाग जो है आप 9 का लगाएंगे 21 में,
सबसे पहला जो काम करेंगे आप 21 में भाग लगाएंगे 9 का। 9 दूना 18, 18 और 3 21, तो भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 3। 3 को लिख दिया अगले अंक के नीचे। अब नया भाज्य कितना हो गया बच्चों? नया भाज्य हो गया आपके पास 30। संशोधन करेंगे इसका, तो 2 अंकों में संशोधन मैंने बताया है किस प्रकार किया जाता है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के हिसाब से किया जाता है। देखो यहाँ 2 पर बार है, 1 पर बार है और भागफल में कितना आ गया 2। तो पहला संशोधन इनका सीधा गुणनफल होगा, तो ये आएगा 2 गुणा 2 पर विनकुलम, 2 दूना 4। लेकिन ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया? प्लस, तो ये कितना बन जाएगा आपका 34। अब 34 में भाग लगाएंगे 9 का, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचेगा? भागफल तो आ गया 3, 27 से ऊपर कितना बच गया 34 में? शेषफल आ जाएगा आपके पास 7। 7 को कहाँ लिख देंगे? अगले अंक के आगे, ठीक है। अब ये हो गया है 715। तो अब जो 2 संशोधन बचेंगे, यहाँ पर कितना आ गया है देखो 3। अब सेकंड जो संशोधन होगा वो क्या होगा? सेकंड संशोधन होगा इन दोनों का तिरछा गुणन का 10 गुना, और फिर अंतिम संशोधन होगा इन दोनों का सीधा गुणा। तो देखो इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस के, 2 एकम 2 माइनस के, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 8 और गुणा 10। तो देखो ये हो गया आपका 715 माइनस 8 गुणा 10 और माइनस सीधा 3 एकम 3, ये भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये? 715 प्लस 80 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 798। कितना आ जाएगा बच्चों? 798। आई होप समझ में आया होगा। तो भागफल तो हो गया 23 और शेषफल हो गया 798। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परावर्त योजित विधि से भागफल ज्ञात करना। परावर्त योजित विधि और निखिलम विधि जो है वो एक जैसी ही है, हमने देख लिया है। तो फटाफट से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहला, आपको कैसे पता चलेगा कि परावर्त योजित विधि लगानी है या निखिलम विधि लगानी है? तो उसका मेथड ये है कि अगर भाजक में 5 से बड़े अंक हैं, भाजक में 5 से बड़े अंक हैं तो निखिलम विधि उपयोग में ली जाएगी, और भाजक में 5 से छोटे अंक हैं, देखिए दोनों जगह, तो परावर्त योजित विधि उपयोग में ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परावर्त योजित विधि और निखिलम विधि दोनों एक जैसी हैं, तो 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले खंड में क्या लिखा जाता है? भाजक। नीचे क्या बनाना है आपको? आधार। ये ट्रिक याद रखें, आधार बनाने के लिए देखो आपको 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस को हम यहाँ पर विनकुलम चिन्ह से लिख देंगे। आप -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंकों में लिखना पड़ेगा क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं, तो -0 और -3। तो 0 पे विनकुलम की जरूरत नहीं होती है, तो 3 पर मैंने विनकुलम लगा दिया है, मतलब ये -3 है, ऐसे याद रखें। अब आधार में जितने जीरो हैं इकाई की तरफ से उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखे जाएंगे और बाकी के अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब निखिलम के जैसा का जैसा ही मेथड है। पहला अंक ऐसे कैसे नीचे उतार लेते हैं बिना कोई प्रोसेस के। इसको अब पूरक संख्या से गुणा करेंगे। ये पूरक संख्या है 0 3, आगे लिख देंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया तो यहाँ तो आ जाएगा 0, 1 को -3 से किया तो यहाँ आ गया -3। 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये -3 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 1 कितना हो गया? वापस 1 हो गया है। फिर से इसको गुणा करेंगे, 1 को 0 से गुणा किया, यहाँ आ जाएगा 0, 1 को -3 से गुणा किया, यहाँ आ जाएगा -3। बस ये शेषफल वाला हिस्सा है, इसको जोड़ लेते हैं। 4 -3 तो कितना बचेगा? 1। 5 -3 कितना बचेगा? 2। तो भागफल तो कितना आ गया बच्चों? भागफल तो होगा आपका 11 और शेषफल कितना होगा? 21। शेषफल बचेगा आपका 21। बड़ा सिंपल सा मेथड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 17। वही आपको 3 खंड बनाने हैं। पहले खंड में क्या लिखेंगे? भाजक 113। तो यहाँ पर आधार 100 बनाने के लिए आपको 1 भी घटाना पड़ेगा और 3 भी घटाना पड़ेगा।
13 घटाना पड़ेगा। तो दोनों अंकों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब 2 जीरो हैं तो इधर से 2 अंक 5 और 8, 17वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए इकाई की तरफ से ये 2 अंक जो हैं यहाँ लिख देंगे और बाकी का अंक मध्यखंड में लिख देंगे। पहला अंक ऐसे कैसे उतार लेंगे, 1 को गुणा किया इधर 1 से, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 माइनस का, और 3 एकम यहाँ पर 3 माइनस का। ठीक है, अब 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इस 2 को पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का और 2 तिया 6 माइनस का। माइनस के लिए आप ऊपर बार लगा सकते हैं, इसे रेखाबंधनी बार या माइनस भी कहते हैं। अब 8 में से 6 गए तो कितने बच गए, 2। ऊपर संख्या, ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब माइनस है, तो 8 में से 6 माइनस कर दिए, 2 बच गए। इधर 5 में से 3 और फिर 2, यानी माइनस के 5 और प्लस के 5, कितने बच गए, 0। तो भागफल कितना आया बच्चों, भागफल तो आ गया 12। इस प्रश्न का भागफल कितना होगा, भागफल होगा 12, और इस प्रश्न का शेषफल जो होगा आपका होगा 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 में भी आपको परावर्त योजित विधि से ही क्या लगाना है, भाग लगाना है। बेसिकली ये परावर्त योजित नहीं है, परावर्त योजित विधि ये है। इसमें कौन सी विधि लगेगी, अभी अभी मैंने बताया, इसमें 5 से बड़े अंक है तो इसमें विधि लगेगी निखिलम। तो इसका हल जो है इस प्रकार होगा 88 12, 88 और 12 कितना हो जाएगा, 100। पूरक संख्या बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आपको नीचे 100 लेके आना है। अब आपको जोड़ना है घटाना है, आप समझ सकते हैं। 100 लाने के लिए 88 में 12 जोड़ना पड़ेगा, और 123 को 100 लाने के लिए आपको 23 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आधार में 2 जीरो हैं तो इधर से 2 अंक यानी कि 32 तो यहाँ आ जाएगा और 1 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 1 नीचे ऐसे कैसे हम उतार लेंगे, 1 को इधर गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा किया 1 को 2 से गुणा किया 2, 12 का 12, 12 एकम 12, ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया है यहाँ पर, 5। 4 और 1 कितना हो गया है, 5। 5 को 12 से गुणा किया, 12 पंजे 60। या तो एक साथ गुणा करके लिख सकते हैं आप, या डिजिट वाइज गुणा कर रहे हैं तो भी आंसर वही आएगा। देखो 5 एकम 5 यहाँ लिखेंगे और 5 दूना 10 वहाँ लिखेंगे तो हासिल का इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप तो 12 पंजे 60 डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अब इसको जोड़ लें, ये हो गया 2, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 6 11। शेषफल कितना बचा बच्चों, 112। लेकिन भाजक कितना है, भाजक है 88। शेषफल भाजक से जब जब बड़ा आ जाता है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए 112 में 88 का एक बार भाग और चला जाएगा, तो भागफल में तो 1 जुड़ जाएगा और यहाँ से 88 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो जब 112 में से 88 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 24, और 15 और 1 कितना हो गया है, 16। तो इस प्रश्न के लिए भागफल कितना होगा बच्चों, भागफल का जो उत्तर आया है वो है 16, और जो शेषफल होगा, शेषफल आपको मिला है 24। यहाँ क्या किया है, देखो यहाँ पर शेषफल जो है वो बड़ा आ गया है, किससे, भाजक से। शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है, जब बड़ा आ जाता है तो हम भाग और लगा सकते हैं। अब 112 में 88 का एक बार और भाग दिया जा सकता है, तो भागफल में 1 जुड़ गया है, 15 और 1 16 हो गया है, और 112 में एक बार जो भाग दिया है वो 88 माइनस कर लिया है, तो 112 में से 88 माइनस किया तो ये बच जाएगा आपके पास 24। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, परावर्त योजित विधि पर ही आधारित है। देखते हैं, वही काम करना है आपको, 3 खंड बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब आपको यहाँ पर 100 बनाना है, मैंने पहले समझा दिया है, आपको 100 बनाना है। अब घटाना है जोड़ना है, देखो आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर 23 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। तो ये विनकुलम का साइन भी क्या बता रहा है, ये कि 2 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, मतलब 23 माइनस का है। अब 2 जीरो हैं आधार में तो 2 अंक, ये प्रश्न है 2 अंक यहां पर लिख देंगे। 19वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं।
2 अंक यहाँ लिख दिए और बाकी के 1, 4 और 8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला स्टेप क्या होता है कि पहले अंक को ऐसे कैसे हम नीचे लिख देते हैं 1। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो एक एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट लिखी जाएगी। 1 को 2 से गुणा किया तो 2 पर विनकुलम, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 पर विनकुलम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगले डिजिट को जोड़ेंगे, दोनों को नहीं जोड़ना है, एक एक डिजिट को जोड़ना है। 4 माइनस 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। फिर 2 को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2, अगले अंक से लिखेंगे 4 विनकुलम, और 2 गुणा 3 यहाँ आ जाएगा 6 विनकुलम। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ो तो ये माइनस के 7 और प्लस के 8 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। फिर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 विनकुलम और 3 विनकुलम, यानी -2 और -3। अब देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2। 8 प्लस के हैं और 8 ही माइनस के हैं, 6 और 2 दोनों माइनस के हैं, 8 माइनस 8 कितना बचा 0। तो इस प्रश्न का भागफल कितना आया बच्चों, भागफल जो आया है आपका वो कितना है 121। भागफल का मान है 121 और शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 2। तो ये था परावर्त योजित आधारित भाग विधि। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। 19 प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न हमने समझ लिए हैं। थैंक यू।